हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वीडियो। आज एक्सेल की इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले इंसर्ट टैब और इंसर्ट टैब में सबसे पहले हमारे पास टॉपिक है पाइवट टेबल। तो पाइवट टेबल को स्टार्ट करने वाले हैं, तो चलते हैं, शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले जानते हैं पाइवट टेबल होती क्या है, पाइवट टेबल के क्या यूजेस होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले समझते हैं पाइवट टेबल का यूज़ क्या होता है। अब जैसे मान के चलिए हमारे पास यहाँ पर एक डेटा है जो कि बहुत बड़ा है या एक साल का डेटा है। अब उसे हमें क्या करना है, एनालाइज करना है। एनालाइज यानी जैसे हमारे पास क्या क्या चीज़ें यहाँ पर डेट है, मंथ है, बिल नंबर है, प्रोडक्ट टाइप, अमाउंट, सिटी है, डिस्ट्रिक्ट है। अब मान के चलिए यहाँ हमारे पास एक साल का डेटा है। एक साल में 12 महीने होते हैं। अब हमें हर महीने के हिसाब से ये फाइंड करना है कि फर्स्ट मंथ में कितनी सेल हुई थी, कौन सा प्रोडक्ट सबसे हाईएस्ट सेलिंग पर रहा, कौन सा प्रोडक्ट सबसे लोएस्ट सेलिंग पर रहा। ये सारी चीज़ें हमें फाइंड करनी है। सेकेंड थिंग, अब हमें ये फाइंड करना है कि जैसे इस लिस्ट में प्रोडक्ट हमने लिया तो किस सिटी ने कितना प्रोडक्ट सेल किया है या परचेज किया है डेटा के हिसाब से। ये सारी चीज़ें हमें फाइंड करनी है। तो इसके लिए हम बनाते हैं पाइवट टेबल। पाइवट टेबल क्या कहता है अपने बारे में, ईजिली अरेंज एंड समराइज कॉम्प्लेक्स डेटा इन अ पाइवट टेबल। यानी ये ईजिली बहुत सारी चीज़ों को अरेंज कर देता है और बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में पाइवट टेबल के अंदर। अब यहाँ पर पाइवट टेबल बनाने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले या तो पूरा डेटा सेलेक्ट कर लो या डेटा के अंदर कहीं भी कर्सर रखेंगे और पाइवट टेबल में क्लिक करेंगे। फिर हमारे पास यहाँ पर क्रिएट पाइवट टेबल का एक विजार्ड आता है जिसमें हमसे पूछते हैं यूज द डेटा दैट यू वांट टू एनालाइज, यानी किस डेटा को हम एनालाइज करना है वो पहले से ही सिलेक्ट हो चुका है। यहाँ पर ये बता क्या क्या रहा है हमें, जैसे कि सेल्स डिटेल A1:H192, यानी सेल्स डिटेल यहाँ शीट का नेम है, जिस शीट पर हमारा कर्सर है, और A1 से लेके H192 तक ये रेंज है हमारी कि यहाँ से लेके यहाँ तक डेटा सेलेक्ट हुआ है। फिर नीचे हमारे पास यहाँ ऑप्शन होता है चूज वेयर यू वांट द पाइवट टेबल रिपोर्ट टू बी प्लेस्ड। अब हमें अपनी पाइवट टेबल की रिपोर्ट बनानी कहाँ पर है, न्यू वर्कशीट पर बनानी है या मौजूदा वर्कशीट पर बनानी है। तो जैसे भी हमारे पास यहाँ पर स्पेस है तो हम यूज़ करेंगे एग्जिस्टिंग वर्कशीट का, और यहाँ लोकेशन में जाके कोई एक सेल दे देंगे जहाँ पूरा एरिया ब्लैंक हो। फिर यहाँ चल के करेंगे ओके। फिर इसके बाद हमारे पास इतना पाइवट टेबल का लेआउट आ चुका है। राइट साइड पाइवट टेबल की फील्ड लिस्ट आ चुकी है और उससे रिलेटेड उसके 2 टैब आ चुके हैं, एनालाइज एंड डिज़ाइन। तो सबसे पहले समझते हैं राइट साइड जो हमें पाइवट टेबल की फील्ड दिखाई दे रही है उसको। तो यहाँ पर पूरी हेडिंग्स हमें दिखाई देगी, नीचे यहाँ पर फील्ड एरियाज दिखाई देंगे जिसमें क्या क्या चीज़ें हैं, फिल्टर्स है, कॉलम्स, रोज एंड वैल्यूज़। तो सबसे पहले समझते हैं कि जैसे हमारे पास एक डेटा है जिसमें प्रोडक्ट है, अमाउंट है, हमें यहाँ ये फाइंड करना है कि एसर का टोटल अमाउंट कितना है, डेल का टोटल अमाउंट कितना है, ये सारी चीज़ें फाइंड करनी है। और पाइवट टेबल में बेनिफिट क्या होता है कि हमें फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है डेटा को एनालाइज करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए। यहाँ वो ऑटोमेटिकली ही फॉर्मूला चूज़ कर लेता है और यहाँ हम फंक्शन को चेंज कर सकते हैं, जैसे कि हमें सम करना है या एवरेज अमाउंट फाइंड करना है, ये सारी चीज़ें। तो यहाँ से हम चूज़ करते हैं जैसे प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट को चूज़ करने का तो ऑटोमेटिकली जो प्रोडक्ट है वो रोज़ में चला गया, यानी ऐसे। और यहाँ अगर हमें उनके अमाउंट को चूज़ करना है तो अमाउंट में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये वैल्यूज़ में चला जाएगा। कोई भी फील्ड अगर हम वैल्यूज़ में रखते हैं तो उसमें क्या होता है, कैलकुलेशन होता है, चाहे कोई भी फॉर्मूला हो, सम हो, मिन हो, मैक्स हो, एवरेज हो, ये सारे फॉर्मूलेज यहाँ पर काम कर जाते हैं। फिर इसके बाद हम चूज़ करते हैं सिटी। तो यहाँ पर यहाँ पर सिटी वाइज प्रोडक्ट का सेल्स अमाउंट बता रहा है ये, जैसे भोपाल में इतना अमाउंट सेल हुआ, ग्वालियर में इतना अमाउंट सेल हुआ, ओवरऑल सारे सिटीज़ को मिला के एसर का टोटल अमाउंट इतना आया, ये चीज़ें फाइंड हो रही है। फिर अगर यही सिटी को ड्रैग करके हम कॉलम्स में ड्रॉप करते हैं तो क्या हुआ, ये रिपोर्ट कुछ इस तरीके से बन गई जिसमें हमारे पास सिटी जो है वो कॉलम्स में आ गई है और जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास रोज़ में है। और अगर इसी सिटी को ड्रैग करके हम किस में रख देते हैं, फिल्टर्स में रख देते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, ऊपर सिटी का एक अलग से लेआउट आ चुका है और यहाँ से हम चूज़ कर सकते, जैसे हमें भोपाल में देखना है तो भोपाल को सिलेक्ट किया, ओके किया, तो यहाँ पर भोपाल के हिसाब से फ़िल्टर लग के ये रिपोर्ट बन के तैयार हो चुकी है। ऐसे ही हम और भी वैल्यूज़ को फिल्टर्स में रख सकते हैं, रोज़ में रख सकते हैं, कॉलम्स में रख सकते हैं। तो अभी हम नॉर्मली इसको क्या करते हैं, रोज़ में रखते हैं। तो ये मेरे ख्याल से आपको पाइवट टेबल फील्ड लिस्ट और उसकी फील्ड एरिया समझ में आ गए होंगे। और यहाँ पर ज़रूरी नहीं कि जैसे मैं डेटा स्लाइड कर रहा हूँ, आप अपने तरीके से
इसमें डेटा को सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि एनालाइज आपको ही करना है डेटा यहाँ पर। तो फील्ड आपको चूज़ करनी पड़ेगी, और किस एरिया में चूज़ करना है, किस एरिया में रखना है उसको, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब यहाँ पर फील्ड लिस्ट को हम और भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं। यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, जैसे फील्ड सेक्शन एंड एरिया सेक्शन साइड बाय साइड, तो लिस्ट कुछ ऐसी आ जाएगी। ऐसे करके हमारे पास और भी लिस्ट आती है, लेकिन हम नॉर्मली इसका यूज़ करेंगे फर्स्ट वाले का। तो यहाँ हमने पाइवट टेबल फील्ड लिस्ट के बारे में कवर कर लिया है। अब इसके बाद चलते हैं यहाँ डिज़ाइन टैब में। डिज़ाइन टैब में हम पाइवट टेबल के लेआउट स्ट्रक्चर को डिज़ाइन देते हैं, और उसमें क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए, क्या क्या चीज़ें नहीं चाहिए, ये हम यहाँ से कस्टमाइज़ करते हैं। तो यहाँ आप चलते हैं सबसे पहले राइट साइड। तो राइट साइड में यहाँ पर हमारे पास कुछ इस तरीके की डिज़ाइन आती है, लेआउट आता है पाइवट टेबल का, जिसको हम यहाँ से ऐसे सिलेक्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। फिर लेफ्ट साइड यहाँ हमारे पास रो हेडर्स एंड कॉलम हेडर्स आते हैं, बैंडेड रोज एंड बैंडेड कॉलम्स आते हैं। रो हेडर्स यानी रोज में हमने क्या रखा, प्रोडक्ट रखा, सिटी रखा, तो प्रोडक्ट अलग से हाईलाइट हो रहा है यहाँ पर। अगर इसको हमें नॉर्मल करना तो यहाँ रो हेडर्स को जाके अनचेक कर दूँ। सेम यही कॉलम हेडर्स के लिए, अगर कॉलम की हेडिंग्स हमें नॉर्मल देखनी है तो इस तरीके से उसको अनचेक कर दूँ। बैंडेड रोज में क्या होगा, एक रो कलरफुल एक नॉर्मल रहेगी। सेम वही बैंडेड कॉलम्स में होगा, एक कॉलम कलरफुल एंड एक नॉर्मल। फिर इसके बाद ये लेआउट हमें कुछ अलग से दिखाई दे रही है, यानी हमें ये पता नहीं चल रहा है कि यहाँ पर सिटी की हेडिंग क्या है, प्रोडक्ट की हेडिंग क्या है। हम कर्सर रख रहे हैं तभी हमें पता चल रहा है कि जैसे भोपाल क्या है, ये सिटी है, लेकिन हम चाहते हैं कि ऊपर हेडिंग भी तो आए इसकी। तो यहाँ ये जो लेआउट है पाइवट टेबल का, इसे हमें चेंज करना पड़ेगा। और ये चेंज कहाँ से होगा, ये होगा रिपोर्ट लेआउट से। रिपोर्ट लेआउट में हमारे पास यहाँ 3 लेआउट आते हैं, कॉम्पैक्ट फॉर्म, आउटलाइन फॉर्म और टैबुलर फॉर्म। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये कॉम्पैक्ट फॉर्म में रहता है। इसको आउटलाइन फॉर्म में चेंज करते हैं तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर प्रोडक्ट, सिटी और सम ऑफ अमाउंट, इस तरीके से ये डेटा हमें शो होगा। और अगर इसको हम टैबुलर फॉर्म में करते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, ये टोटल वगैरह सब अलग से लिख के आ जाएगा। अब जैसे हम चाहते हैं यहाँ पर कि इन टोटल्स को शो ना करें, तो यहाँ हमारे पास ऑप्शन आता है सब टोटल्स। वैसे ही जब हम पाइवट टेबल बनाते हैं तो यहाँ हमारे पास कैलकुलेटेड आइटम में सब टोटल्स और ग्रैंड टोटल्स भी आते हैं। सब टोटल क्या होता है, जैसे यहाँ एसर है, डेल है, तो सारे प्रोडक्ट्स का इंडिविजुअली टोटल होगा, और जो ग्रैंड टोटल होगा वो क्या होगा, सबका इकट्ठा टोटल होगा। अब इन्हें हमें शो नहीं करना है तो यहाँ हमारे पास ऑप्शन आता है सब टोटल। सब टोटल्स में जैसे सबसे पहले ऑप्शन क्या है, डू नॉट शो सब टोटल। तो सब टोटल को यहाँ से हम हाइड कर सकते हैं। तो सिर्फ यहाँ पर प्रोडक्ट हैं, उनकी सिटी और उनका अमाउंट है, यहाँ एसर का टोटल अमाउंट हमें शो नहीं होगा। अगर शो करना है तो यहाँ बॉटम या टॉप में शो कर सकते हैं, शो ऑल सब टोटल एट द बॉटम ऑफ द ग्रुप, तो ये नीचे आ चुके हैं। फिर अगर यहाँ हम सिटी को ड्रैग करके कॉलम्स में ड्रॉप करते हैं तो यहाँ हमारे पास 2 ग्रैंड टोटल आते हैं, एक कॉलम वाइज है और एक यहाँ पर रो वाइज ग्रैंड टोटल है। अब यहाँ हम चूज़ कर सकते हैं कि हमें रो वाइज चाहिए, कॉलम वाइज चाहिए, दोनों में नहीं चाहिए। तो यहाँ जैसे चलते हैं ग्रैंड टोटल्स ऑफ फॉर रोज एंड कॉलम्स, यहाँ चूज़ करते हैं तो क्या हुआ, रोज और कॉलम्स दोनों में से यहाँ से ये हट चुके हैं, और दोनों में ऑन करना है या रोज में ऑन करना है या कॉलम्स में ऑन करना है, ये आप चूज़ कर सकते हैं यहाँ से। फिर इसके बाद हमारे पास रिपोर्ट लेआउट आता है। तो यहाँ पर हमने सारी चीज़ें कवर कर ली, बस लास्ट में 2 ऑप्शन बचे हैं, रिपीट ऑल आइटम लेबल्स एंड डू नॉट रिपीट आइटम लेबल्स। इसका यूज़ कहाँ होता है, जब हमारे पास डेटा कुछ इस टाइप से रहे, यानी जैसे एसर है तो यहाँ से लेके यहाँ तक एसर ही आना चाहिए, यहाँ से लेके यहाँ तक जो ब्लैंक एरिया यहाँ डेल ही आना चाहिए। तो यहाँ हम चल के क्या कर सकते हैं, रिपीट ऑल आइटम लेबल्स का यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से। फिर अगर इसको हाइड करना है यानी रिमूव करना है तो यहाँ हम क्या कर सकते हैं, डू नॉट रिपीट आइटम लेबल्स। फिर इसके बाद यहाँ आगे चलते हैं तो हमारे पास एक ऑप्शन और आता है, ब्लैंक रोज एंड ब्लैंक कॉलम्स। सॉरी, यहाँ सिर्फ ब्लैंक रोज का ही ऑप्शन आता है। इंसर्ट ब्लैंक लाइन आफ्टर ईच आइटम एंड रिमूव ब्लैंक लाइन आफ्टर ईच आइटम। जैसे यहाँ पर एसर का प्रोडक्ट खत्म होता है तो इसके जस्ट एक ब्लैंक लाइन आ जाए इस टाइप से। तो जितने भी प्रोडक्ट हैं सब यहाँ पर सेपरेट हो चुके हैं, और इसको रिमूव करना है तो यहाँ से हम कर सकते हैं रिमूव ब्लैंक लाइन आफ्टर ईच आइटम। तो यहाँ पर हमने पाइवट टेबल फील्ड लिस्ट, पाइवट टेबल डिज़ाइन टैब कंप्लीट कर लिया। अब इसके आगे चलते हैं हम एनालाइज टैब के अंदर। अब एनालाइज टैब में भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन यहाँ पर हम कवर करने वाले जो हमारे बेसिक सिलेबस के अंदर आता है,
जैसे कि यहाँ टूल्स वाला सेक्शन, शो वाला सेक्शन, एक्शंस, डेटा, फिल्टर और ये 2 ऑप्शंस, और यहाँ पर ये 2 ऑप्शंस, और बाकी ग्रुप अनग्रुप, ड्रिल अप, ड्रिल डाउन और फील्ड आइटम्स, ये कैलकुलेशंस वाला हम इस पार्ट में कवर नहीं करेंगे क्योंकि ये एडवांस का पार्ट है। तो यहाँ चलते हैं अब आगे। तो सबसे पहले राइट साइड से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ हमारे पास ऑप्शन आता है शो, यानी अब हमें पाइवट टेबल के लिए क्या क्या चीज़ें देखनी है, क्या क्या चीज़ें दिखाना है यहाँ पर। अब बाय चांस मान के चलिए ये लिस्ट आपने यहाँ से क्लोज कर दी। अब यहाँ अगर हम चाहे जितना ही पाइवट टेबल में क्लिक कर लें वो लिस्ट वापस आने वाली नहीं है। तो उस लिस्ट को वापस लाने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, यहाँ एनालाइज टाइप का। एनालाइज में जाके यहाँ हमारे पास ऑप्शन आता है फील्ड लिस्ट। सबसे पहले फील्ड लिस्ट में क्लिक करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर ये जो लिस्ट है वो वापस आ जाएगी। फिर इसके आगे हमारे पास ऑप्शन यहाँ दिखाई दे रहा है प्लस माइनस बटन्स का। अब जैसे यहाँ पर माइनस दिखाई दे रहा है तो ये क्या एक हिसाब से ग्रुप बना हुआ है। अब यहाँ इसमें माइनस में क्लिक करते हैं तो क्या होगा, ये कोलैप्स हो गया। फिर इसको मैं माइनस क्लिक किया, ये भी कोलैप्स हो गया, यानी सारी डिटेल्स यहाँ पर हाइड हो रही है। अब सबको इकट्ठा में हाइड करना है तो यहाँ हमारी दिखाई देता है कोलैप्स फील्ड। कोलैप्स फील्ड में क्या होगा, सारी चीज़ें हाइड हो जाएंगी। एक्सपेंड फील्ड में क्या होगा, सारी चीज़ें अनहाइड होगी। फिर इसके बाद लास्ट में ऑप्शन आता है फील्ड हेडर्स। तो फील्ड हमने क्या क्या चूज़ करके रखी, रोज और कॉलम्स में प्रोडक्ट एंड सिटी, तो यहाँ पर वो चीज़ हाइड हो जाएगी। तो ये शो वाला टैब आपको क्लियर है। फिर इसके बाद आगे चलते हैं यहाँ पाइवट चार्ट एंड रिकमेंडेड पाइवट टेबल। पाइवट चार्ट क्या होता है, जो हमने टेबल बनाई है उसी के हिसाब से हमें चार्ट का रिप्रेजेंटेशन करना है। तो यहाँ पर डेटा कुछ ज़्यादा ही बड़ा है तो यहाँ पर क्या होगा, जो चार्ट है वो कुछ ज़्यादा ही बेकार बनेगा, इसलिए हम डेटा को थोड़ा सा शॉर्ट कर लेते हैं। इस तरीके से हम सिर्फ प्रोडक्ट और उसके अमाउंट का चार्ट बनाना चाहते हैं। तो यहाँ चलते हैं हम किसमें, पाइवट चार्ट के अंदर। पाइवट चार्ट में क्लिक करते हैं। फिर यहाँ हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, जैसे कॉलम चार्ट बनाना है, लाइन चार्ट बनाना है, पाई, बार, एरिया, इस टाइप से। तो यहाँ जैसे हम चूज़ करते हैं कॉलम चार्ट। कॉलम चार्ट बनाने के बाद यहाँ करेंगे ओके, और ये कुछ इस तरीके से चार्ट आ चुका है। और ये जो चार्ट है ये डायनेमिक रहता है, यानी डेटा के अंदर कुछ चेंज होता है तो ये चार्ट के अंदर भी चेंजेस होते हैं। फॉर एग्जांपल अब यहाँ अगर हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट टाइप को यहाँ फिल्टर्स में रख लेते हैं। तो यहाँ पर एक फील्ड और ऐड हो चुकी है। अब जैसे हम सिर्फ देखना चाहते हैं यहाँ लैपटॉप के बारे में, लैपटॉप या मोबाइल हमने चूज़ किया तो यहाँ पर पाइवट टेबल के अंदर भी सिर्फ मोबाइल के बारे में पता चलेगा, और यहाँ पर जो चार्ट है उसके अंदर भी मोबाइल के बारे में पता चलेगा। और अगर हमें सिटी के हिसाब से फाइंड करें तो सिटी को ड्रैग करके फिल्टर्स में ड्रॉप कर देंगे और यहाँ चल के हम चूज़ कर सकते हैं। जैसे भोपाल में चूज़ किया तो ये भोपाल सिटी के हिसाब से मोबाइल की रिपोर्ट बता रहा है। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, चार्ट के अंदर फिल्टर्स लगा सकते हैं, यानी पाइवट टेबल में फिल्टर्स लगा के चार्ट को भी उसके अकॉर्डिंग शो करवा सकते हैं। अब मान के चलिए हमने इतनी सारी फील्ड चूज़ करके रखी है और अब हमें क्या करना है, यहाँ पर इन फील्ड में से या तो फिल्टर्स को रिमूव करना है या सारी फील्ड एक बार में रिमूव करनी है। तो यहाँ एनालाइज टैब में सबसे लेफ्ट साइड यहाँ पर हमें दिखाई देता है क्लियर में क्या होगा, एक होता है क्लियर ऑल से क्या होगा, ये जो फील्ड हमने इसमें चूज़ करके रखी है ये सारी क्लियर हो जाती हैं। ये जो फील्ड जो हमने यहाँ चूज़ करके रखी है वो सारी यहाँ से क्लियर हो जाती है। और सेकंड ऑप्शन जो आता है क्लियर फिल्टर्स को, उसमें क्या होगा, जितने भी फिल्टर्स हमने यहाँ लगा के रखे हैं उन फिल्टर्स को यहाँ से रिमूव कर देगा इस टाइप से। फिर इसके बाद यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आता है रिकमेंडेड पाइवट टेबल। अब क्योंकि ये एक एनालिसिस का काम है, डेटा को एनालाइज करने का काम है, तो एक्सेल भी क्या करता है, खुद डेटा को देखता है, फिर उसको एनालाइज करता है, फिर अपने हिसाब से वो हमें रिपोर्ट बना के शो करता है, ताकि हमें भी कुछ आसानी हो कि हाँ हम किस तरीके से उसको शो कराना चाहते हैं। तो यहाँ चलते हैं रिकमेंडेड पाइवट टेबल में क्लिक करते हैं। अब वो इस तरीके से कुछ अलग अलग अपनी रिकमेंडेशन दे रहा है कि जैसे हम यहाँ सम ऑफ अमाउंट बाय प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट का जो टाइप है उसके हिसाब से यहाँ अमाउंट शो हो रहा है। यहाँ पर जो प्रोडक्ट का टाइप है उसके बिल नंबर का काउंटर है, जो कि हमारे बिल्कुल भी काम का नहीं है, क्योंकि बिल नंबर यहाँ हमें टोटल नहीं करना, हमें अमाउंट से और प्रोडक्ट से मतलब है। ऐसे करके हमारे पास और भी वो रिकमेंडेशंस देता है। अगर जो हमें एक्सेप्ट करने तो यहाँ इसको सिलेक्ट करके ओके करेंगे तो क्या होगा, इस पाइवट टेबल की जगह ये जो टेबल यहाँ रिकमेंडेड थी वो यहाँ पर बन जाएगी। फिर इसके बाद चलते हैं यहाँ पर हम क्लियर की तरफ।
तो क्लियर अभी मैंने आपको बता दिया है। फिर इसके बाद चलते हैं सिलेक्ट में। अब जैसे हम क्या करते हैं, यहाँ सिटी को ड्रैग करके रोज में ड्रॉप करते हैं। फिर इसके बाद हमारे पास यहाँ जैसे भोपाल के ऊपर कर्सर रखते हैं तो जितने एरिया भोपाल सेलेक्ट हो रहे हैं, ग्वालियर सेलेक्ट हो रहे हैं इस टाइप से। अब जैसे ग्वालियर में कर्सर रखते हैं, फिर एनालाइज में जाने के बाद यहाँ हमारे पास और भी ऑप्शंस आते हैं कि जैसे इनेबल सिलेक्शन, अगर इसको डिसेबल करते हैं यहाँ से। अब जैसे भोपाल के पास ऐसे कर्सर रख रहे हैं तो सिर्फ भोपाल ही सेलेक्ट हो रहा है, सिंगल भोपाल, पूरे डेटा का भोपाल सेलेक्ट नहीं हो रहा है। वैसे ही यहाँ हमारे पास और भी ऑप्शंस आते हैं। अगर हम सिलेक्शन को इनेबल करते हैं तो जहाँ भोपाल में कर्सर रखा तो भोपाल के साथ साथ उसकी अमाउंट भी, वैल्यू भी सिलेक्ट हो चुकी है। फिर अगर जैसे हम कर्सर रखते हैं इंदौर के अंदर और यहाँ चलते हैं किसमें, सिर्फ हमें वैल्यू सिलेक्ट करनी, तो इस तरीके से हम इसकी वैल्यूज़ को सिलेक्ट करवा सकते हैं इंदौर की, जहाँ जहाँ इंदौर होगा, जैसे इस टाइप से। फिर इनके साथ अगर हमें क्या सिलेक्ट करवाना, लेबल्स एंड वैल्यूज़, तो इंदौर के लेबल और उसके वैल्यूज़ भी यहाँ सिलेक्ट होंगे इस टाइप से, जहाँ जहाँ इंदौर होगा और उसके सामने उसका अमाउंट होगा। ऐसे ही हमारे पास और भी ऑप्शंस आते हैं जिसको हम यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे पूरी पाइवट टेबल सेलेक्ट करना तो पूरी पाइवट टेबल को सिलेक्ट किया, और यहाँ डिलीट करना तो डिलीट दबा दी तो ये डिलीट भी हो जाती है इस टाइप से। फिर इसके बाद हम चलते हैं यहाँ लेफ्ट में रिफ्रेश एंड चेंज डेटा सोर्स की तरफ। तो रिफ्रेश में क्या होगा, अब जैसे हम क्या करते हैं, सर में यहाँ टोटल अमाउंट कितना है 61,500 भोपाल सिटी के हिसाब से। अगर यहाँ हम क्या करते हैं, सर के अमाउंट को 20,000 कर देते हैं दोनों सेल्स के अंदर, तो यहाँ पर कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं। अब हमारे डेटा सोर्स में कुछ चेंजेस, अगर हम चाहते हैं यहाँ पाइवट टेबल के अंदर भी वो चीज़ अपडेट हो जाए, तो यहाँ हम यूज़ करेंगे रिफ्रेश का। तो रिफ्रेश से क्या होगा, यहाँ पर जो अमाउंट या जो भी वैल्यूज़ वहाँ अपडेट हुई है वो यहाँ पर रिफ्रेश हो जाएगी। फिर इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है चेंज डेटा सोर्स का। चेंज डेटा सोर्स में क्या होता है, अभी ये जो पाइवट टेबल हमने बनाई है ये है स्टैटिक पाइवट टेबल। अब अगर इसके आगे हम कुछ और भी चीज़ें ऐड करते हैं, जैसे कि मोड ऑफ पेमेंट हमने लिया, और यहाँ चल के हम जैसे 2-3 ऑप्शंस और ऐड कर लेते हैं, जैसे यूपीआई, कैश, नेट बैंकिंग, इस टाइप से। और यहाँ पर इस कॉलम को हमने ऐड कर दिया पूरे डेटा के हिसाब से। अब हम चाहते क्या है यहाँ पर कि ये जो डेटा है ये वाला मोड ऑफ पेमेंट, ये भी पाइवट टेबल के अंदर अपडेट हो जाए। अगर यहाँ हम एनालाइज में जाके इसको रिफ्रेश करते हैं तो ये यहाँ पर ऐड नहीं होगा, क्योंकि ये डेटा हमारा स्टैटिक है। डायनेमिक के बारे में एडवांस में बात करेंगे। तो यहाँ हमें करना क्या पड़ेगा, डेटा को ऐड करने के लिए चेंज डेटा सोर्स में जाना पड़ेगा, और फिर से एक बार डेटा को स्टार्टिंग से एंडिंग तक सेलेक्ट करेंगे और ओके करेंगे। तो यहाँ पर डिस्ट्रेक्ट के बाद क्या आ गया, मोड ऑफ पेमेंट भी आ चुका है। तो इस तरीके से रिफ्रेश और चेंज डेटा सोर्स का हम यूज़ कर सकते हैं। फिर इसके बाद कुछ ऑप्शन यहाँ छूट गए हैं, जैसे कि मूव पाइवट टेबल। हम चाहते हैं कि ये जो पाइवट टेबल यहाँ हमने बनाई है इसको हम किसी और वर्कशीट में बना दें, या इसी शीट के अंदर किसी और लोकेशन में बना दें। यहाँ हम चूज़ करेंगे मूव पाइवट टेबल। न्यू वर्कशीट के अंदर बनाए तो न्यू का चूज़ करेंगे, नहीं तो यहाँ एग्जिस्टिंग वर्कशीट में जाके हम जैसे इसको बनाना चाहते हैं इस ब्लैंक लोकेशन पर, और ओके करेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, पाइवट टेबल मूव हो जाएगी, वहाँ से यहाँ शिफ्ट हो चुकी है। फिर इसके लेफ्ट साइड चलते हैं, यहाँ हमारे पास फिल्टर का ऑप्शन आता है, जिसमें हमारे पास स्लाइसर और टाइमलाइन के ऑप्शन दिखाई देते हैं। तो स्लाइसर और टाइमलाइन ये दोनों फिल्टर होते हैं। स्लाइसर क्या होता है, जितने हमारे पास हेडिंग्स है उसका हम एक अलग से फिल्टर ले सकते हैं, और जो टाइमलाइन है ये हमारे पास डेट के हिसाब से फिल्टर करने के लिए। और अगर आपको टाइमलाइन यूज़ करना है तो आपका जो डेटा सोर्स है उसमें एक डेट का कॉलम होना चाहिए, तभी यहाँ पर टाइमलाइन इंसर्ट हो सकती है, नहीं तो यहाँ पर टाइमलाइन इंसर्ट नहीं होगी, क्योंकि ये जो टाइमलाइन है डेट के हिसाब से ही डेटा को फिल्टर करता है। तो अभी चलते हैं यहाँ, जैसे हमने प्रोडक्ट टाइप चूज़ किया था तो इसको हटा देते हैं यहाँ से, और हम इसका एक स्लाइसर यहाँ इंसर्ट करते हैं। सिटी को भी हटा देते हैं यहाँ से, ताकि चार्ट हमारा थोड़ा सा छोटा सा दिखाई दे। अब यहाँ इंसर्ट करते हैं हम 2 स्लाइसर और
एक टाइमलाइन। स्लाइसर में क्लिक किया, स्लाइसर में क्लिक करने के बाद यहाँ हमारे पास बहुत सारी हेडिंग्स आ जाती है जो हमारे डेटा के अंदर रहती हैं। अब इसमें से हम चूज़ करते हैं सिटी एंड प्रोडक्ट टाइप। दोनों को हमने चूज़ किया, दोनों को हम अरेंज कर देंगे सिस्टमेटिकली ताकि हमारा जो लेआउट है वो बिगड़े ना और थोड़ा सा क्लीन दिखाई दे। तो यहाँ हमने दोनों को सिलेक्ट किया है और दोनों को यहाँ पर अरेंज कर दिया है। अब जैसे हमें सिर्फ टेलीविज़न का डेटा देखना है, टेलीविज़न में क्लिक किया तो यहाँ पर सिर्फ टेलीविज़न की रिपोर्ट आ रही है। और यहाँ से अगर हम चूज़ करते हैं सिटी के हिसाब से दमोह के हिसाब से ये है। मोबाइल फाइंड करना तो ये मोबाइल की रिपोर्ट यहाँ आ गई। फिर भोपाल के हिसाब से देखें तो भोपाल में कुछ ऐसी रिपोर्ट आ रही है। इस तरीके से यहाँ हम स्लाइसर्स का यूज़ कर सकते हैं और स्लाइसर्स और चार्ट के यूज़ से हम यहाँ पर डैशबोर्ड भी बना सकते हैं जो कि हम एडवांस के अंदर कवर करेंगे। अब यहाँ हमारे पास एक चीज़ और बचती है जो कि है टाइमलाइन। तो यहाँ चलते हैं एनालाइज में और एनालाइज में जाने के बाद यहाँ हमारे पास ऑप्शन आता है टाइमलाइन का। टाइमलाइन का यूज़ यहाँ पर इसलिए होता है ताकि हम इसको डेट के अकॉर्डिंग फ़िल्टर कर सकें। तो यहाँ चलते हैं डेट में क्लिक करते हैं और यहाँ ओके करेंगे तो ये किस टाइप की टाइमलाइन इंसर्ट हो चुकी है जिसमें यहाँ जो डेटा है वो मंथ वाइज, डे वाइज, ईयर वाइज और क्वार्टर वाइज यहाँ पर फिल्टर कर सकते हैं। जैसे हमें अगस्त मंथ का देखना है, सिर्फ हमने अगस्त चूज़ किया तो अगस्त के हिसाब से यहाँ रिपोर्ट आ चुकी है, जुलाई के हिसाब से यहाँ रिपोर्ट आ चुकी है। इस तरीके से हम रिपोर्ट वगैरह को चेंज कर सकते हैं और देख सकते हैं। और फिल्टर क्लियर करना तो यहाँ ऑप्शन आता है क्लियर फिल्टर का, सेम यही स्लाइसर के अंदर भी आता है। अभी हमें ये दिखाई दे रहा है मंथ के हिसाब से। ईयर के हिसाब से इसको कन्वर्ट करना तो यहाँ ईयर्स चूज़ कर सकते हैं, क्वार्टर के हिसाब से करना तो क्वार्टर्स चूज़ कर सकते हैं, मंथ और डेज का भी हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन आता है। अब इसके बाद हम चलते हैं इसके लेफ़्ट साइड में। तो यहाँ हमारे पास पाइवट टेबल का नेम आता है जिसको हम नेम भी दे सकते हैं जैसे कि सेल्स डिटेल। इस टाइप से हमने इसको नेम दे दिया। और यहाँ ऑप्शंस आते हैं, ऑप्शंस के लिए थोड़ा सा डेटा को और एक्सपेंड करते हैं। जैसे उसको सिलेक्ट किया और यहाँ चल के हमने सिटी को चूज़ किया इस टाइप से, तो यहाँ डेटा थोड़ा सा और एक्सपेंड हो गया है। और मान के चलिए हमने फॉर्मूले के अंदर कुछ एरर टाइप कर दिया, यहाँ एरर आ चुका है। अब अगर हम इस डेटा को रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पर डेल के पास भी हमें यहाँ पर कुछ एरर दिखाई देगा, जैसे यहाँ पर ये एरर शो हो रहा है। तो हम चाहते हैं कि हमारे पाइवट टेबल के अंदर जो लेआउट है वो थोड़ा सा और प्रॉपर्ली मेंटेन रहे और जैसे जहाँ कहीं कुछ ब्लैंक वैल्यूज़ हैं या कुछ एरर वैल्यूज़ है तो वहाँ कुछ और शो हो। तो यहाँ हमारे पास ऑप्शंस आते हैं, ऑप्शंस में हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं पाइवट टेबल को, जिसमें हमारे पास कुछ बहुत सारी वैल्यूज़ आती है। जैसे लेआउट यहाँ पर हमारे पास आता है तो यहाँ सबसे पहले जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है क्या, मर्ज एंड सेंटर सेल्स विथ लेबल्स। जैसे यहाँ हमारे पास एक ही सिंगल लेबल है लेकिन यहाँ पर वो यहाँ तक रहेगा लेबल, तो यहाँ हम इसको रिपीट भी कर सकते हैं और सिंगल भी रख सकते हैं। और एक ऑप्शन ये भी आता है कि हम इसको मर्ज एंड सेंटर का यूज़ करके सेल्स को मर्ज करेंगे और जो ये सर वो सेंटर में आएगा, ऐसे इसका यूज़ कर सकते हैं। और जैसे ही यहाँ सेलेक्ट करके ओके करते हैं तो क्या होगा, इस टाइप से आ जाएगा। फिर सेकेंड ऑप्शन यहाँ हमारे पास और भी ऑप्शन आते हैं। जैसे यहाँ चलते हैं नीचे फॉर्मेट में, अगर कुछ एरर होता है तो वहाँ हम क्या शो करना चाहते हैं, जैसे हम शो करना चाहते हैं यहाँ पर डैश डैश डैश, इस टाइप से ओके करेंगे तो जहाँ भी एरर होगा वो इस टाइप से शो करेगा। इस तरीके से यहाँ हम इसके ऑप्शंस का यूज़ कर सकते हैं। फिर इसके बाद आगे बात करें यहाँ पर प्रोडक्टिव फील्ड, तो यहाँ हम हेडिंग का नेम भी चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट की जगह यहाँ हम रख सकते हैं आइटम्स। सिटी की जगह हम कुछ और भी रख सकते हैं, लोकेशन रख सकते हैं, जैसे हम टाइप करते हैं लोकेशन। और सम ऑफ अमाउंट की जगह यहाँ हम रख सकते हैं टोटल अमाउंट, इस टाइप से। लेकिन अब हम ये भी चाहते हैं कि ये फाइंड करें कि इस पर्टिकुलर लिस्ट के अंदर एसर के कितने प्रोडक्ट रिपीट हुए हैं, डेल के कितने प्रोडक्ट रिपीट हुए हैं, सिटी वाइज में हमें फाइंड करना। तो यहाँ एक प्रॉब्लम ये जाएगी कि अब यहाँ हमें फंक्शन चेंज करना पड़ेगा। एक ऑप्शन ये है, जैसे यहाँ टोटल अमाउंट शो कर रहा है, सिर्फ हमें इसकी काउंटिंग शो करानी है या हाईएस्ट अमाउंट फाइंड करना है या लोएस्ट अमाउंट फाइंड करना है, ये सारी चीज़ें यहाँ से हम कर सकते हैं। लेकिन कहाँ से, फील्ड सेटिंग के अंदर से। फील्ड सेटिंग में जाएंगे
और यहाँ जाने के बाद इसकी कुछ वो खुल जाएगी कि जैसे हमें वैल्यूज़ को समराइज़ करना है किसके हिसाब से। यहाँ फॉर्मूला चूज़ है अभी सम, अगर यहाँ चूज़ करते हैं काउंट तो यहाँ पर क्या होगा, ये क्वांटिटी टाइप की बता सकता है या काउंटिंग बता सकता है कि सर भोपाल में 3 बार सेल हुआ, ग्वालियर में 5 बार सेल हुआ, इंदौर में 1 बार सेल हुआ, इस टाइप से। और टोटल एसर के कितने प्रोडक्ट सेल हुए, 15 प्रोडक्ट सेल हुए ये। फिर यहाँ हम क्या कर सकते हैं, अभी तो काउंट ऑफ अमाउंट आ रहा है, हमें फिर से अमाउंट यानी जो काउंटिंग है काउंट नहीं चाहिए, हम चाहते हैं यहाँ पर क्वांटिटी, या तो यहाँ इसको सिलेक्ट करके क्या कर सकते हैं क्वांटिटी डाल सकते हैं। क्वांटिटी आ चुका है। अब हम चाहते हैं कि यहाँ इसका टोटल अमाउंट भी आए, तो एक ऑप्शन ये है कि हम अमाउंट को फिर से सिलेक्ट करके वैल्यू उसमें ड्रॉप कर देंगे। फिर भी यहाँ पर काउंट ऑफ अमाउंट आ रहा है, तो यहाँ आगे चल के क्या करते हैं फील्ड सेटिंग में जाके सम कर सकते हैं और यहाँ करेंगे ओके। तो क्या होगा, इस तरीके से ये लेआउट बन के तैयार है हमारा पाइवट टेबल का। तो यहाँ हमने बेसिक सिलेबस के हिसाब से मोस्टली पाइवट टेबल कवर कर लिया है। अब यहाँ पर एडवांस के हिसाब से हमारे पास क्या है, ये कैलकुलेटेड फील्ड वगैरह बची है, ग्रुप अनग्रुप एंड ड्रिल अप ड्रिल डाउन, बाकी सारा हमने इस पर्टिकुलर पाइवट टेबल में कवर कर लिया है। तो आशा करता हूँ कि यहाँ आपको समझ आया होगा कि हम पाइवट टेबल का यूज़ क्यों करते हैं, कैसे करते हैं और किन किन फंक्शंस का यूज़ करके हम डेटा को एनालाइज कर सकते हैं। तो अब चलते हैं करते हैं वीडियो की यहीं एंड। थैंक यू।